तो बच्चों, अभी अपन ने बात करी थी इंडक्टिव इफेक्ट की। उसके टाइप्स क्या क्या प्रकार के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। अब हम शुरू करते हैं इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। तो नेक्स्ट स्टडी हमने लिखा है यहां पर एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, मतलब आई इफेक्ट के अनुप्रयोग। तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो है मध्यवर्तियों का स्थायित्व। ठीक है, अब देखो मध्यवर्तियों का स्थायित्व को हम इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा बता सकते हैं। तो पहले तो हम बात करें कि मध्यवर्ती क्या है। तो आपको याद होगा, ये जब लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो शुरुआत में हमने टॉपिक लिया था बंद विखंडन। दो प्रकार के विखंडन की हमने बात करी थी, समांश विखंडन एंड विषमांश विखंडन। उसी के बाद एक टॉपिक हमने और लिया था अभिक्रिया मध्यवर्ती। उसमें मैंने तुमसे कहा था, हमने 3 मध्यवर्तियों की बात करी थी, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल या फिर कार्बन मुक्त मूलक। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो मध्यवर्तियों का स्थायित्व। ठीक है, पहला हम बात करें यहां पे, पहला कौन सा कार्बो, सबसे पहले हमने लिखा कार्बोकेटाइन। अब देखिए, तो कार्बोकेटाइन बेसिकली होता क्या है, जिसमें कार्बन पे चार्ज क्या हो, प्लस चार्ज हो। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कैसे करें, तो देखो यहां पर, चलो इसको हमने यहां पर लिखा C प्लस, ये हमने लिखा CH2 प्लस, और यहां से हमने एक ग्रुप लगा दिया G। ठीक है, इसी प्रकार से एक कार्बोकेटाइन और था जिसको हमने नाम दिया था कार्बन मुक्त मूलक। ये क्या होता है, C डॉट, और इसी को हमने यहां पर ऐसे भी लिखा CH2 डॉट, और यहां पे लिखा एक ग्रुप G। इसी प्रकार से एक और मध्यवर्ती, इसका नाम कार्ब एनाइन। अब देखो कार्बन एनाइन बेसिकली होता क्या है, C पे चार्ज माइनस हो, ऋणाभिषिक्त कार्बन हो, उसको बोलते हैं कार्ब एनाइन। इसको भी हमने यहां पर लिखा G से। ठीक है, और CH2 पे चार्ज कौन सा, माइनस। अब देखो ये कार्बोकेटाइन, कार्बन मुक्त मूलक और कार्ब एनाइन, हमें इन तीनों का स्थायित्व परिभाषित करना है किसके द्वारा, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा। देखो कैसे, तो हमको पता है कि C पे चार्ज प्लस है, तो ये कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन होता है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो चूंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो इसकी खुद की प्रवृत्ति क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। भाई कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन न्यून है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, भूखा है, तो क्या चाहेगा, खाना लेना चाहेगा। समझ रहे हैं आप। तो ये कार्बन C पे चार्ज प्लस है, तो ये कार्बन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। ठीक है, तो अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको ये खींचना चाहेगा। ठीक है, अब यहां पर इस G पर आए, ये G क्या है, एक परमाणु है या परमाणु का समूह, ये कुछ भी समूह हो सकता है। तो बताइए इस G के 2 प्रभाव हो सकते हैं, कौन कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव भी और माइनस आई प्रभाव भी। प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है, प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। तो हमने कहा कि ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन धनावेशित कार्बन है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो ये समूह ऐसा कैसा हो कि इसके स्थायित्व को बढ़ाए। तो सीधी सी बात ये है कि ये वाला जो G है, ये G कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला। देने वाले का मतलब कौन सा, प्लस आई। तो अगर C पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़े हो, मतलब प्लस आई वाले समूह जुड़े हो, तो ये C कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाएंगे।
लेकिन सपोज ये G है, ये G इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, माइनस आई प्रभाव शो करे। तो अगर ये G खींचने वाला हुआ तो ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन न्यून है, अब ये भी इससे इलेक्ट्रॉन को खींच देगा तो इस पर न्यूनता को और बढ़ा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी, तो इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो चलो ठीक है, एक और हम तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। समझना इसको, देखो मान लीजिए एक कार्बन है, इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कार्बन है, उदासीन कार्बन है, और एक कार्बन है जिसपे चार्ज प्लस है। ठीक है, बताइए इन दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन ज्यादा स्थायी होगा, उदासीन कार्बन या धनावेशित कार्बन? तो इसका आंसर याद रखो, इसका जो उदासीन कार्बन है ये ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? उदासीन है, ना तो इस पर कोई प्लस चार्ज है, ना ही इस पर कोई माइनस चार्ज है। तो कहने का मतलब ये कार्बन कैसा है? संतृप्त कार्बन है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी, ना इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा होगी, जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन C पे चार्ज प्लस है, धनावेशित कार्बन है। धनावेशित कार्बन का मतलब क्या है? ये कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रॉन न्यून है। चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसका मतलब ये तो अस्थायी हुआ। तो उदासीन कार्बन में और धनावेशित कार्बन में ज्यादा स्टेबल कौन? उदासीन कार्बन। चलो ठीक है, अब और आगे बात करें। एक कार्बन है जिस पर प्लस की वैल्यू कम है, एक ऐसा कार्बन जिस पर प्लस की वैल्यू ज्यादा है, और एक ऐसा कार्बन जिस पर प्लस की वैल्यू और ज्यादा है। कहने का मतलब ये है धनावेश बढ़ता चला जा रहा है। अब हमें इन तीनों कार्बन में स्थायित्व कंपेयर करना है, बताइए कौन ज्यादा स्थायी होगा? तो यहां पर देखो, जिसपे चार्ज कम है, जिसपे चार्ज कम है वो ज्यादा स्थायी होगा। तो ऑर्डर होगा इसका, ये इसका क्रम होगा स्थायित्व का, याद रखिए। क्यों? भाई धनावेशित, इस पर प्लस की वैल्यू कम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनता है वो कम ही है, तो ज्यादा स्थायी होगा। अब प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी बढ़ती चली जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जितनी बढ़ती चली जाएगी वो कार्बन उतना ही अस्थायी होता चला जाएगा। तो याद रखो, अगर एक ही कार्बन है लेकिन धनावेश की मात्रा अलग अलग है, तो जिस पर धनावेश की मात्रा कम होगी वो ज्यादा स्थायी होगा। और सेम यही कॉन्सेप्ट, यही थ्योरी हम माइनस चार्ज में भी लगाएंगे। जैसे ये एक कार्बन लिया, उदासीन कार्बन लिया, और एक ऋणावेशित कार्बन लिया, ठीक है। आपसे कहा जाए उदासीन में और ऋणावेशित में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्थायी है? फिर से वही बात, जो उदासीन है वो ज्यादा स्थायी है। क्यों? सीधी सी बात है, उदासीन है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जैसा है ठीक है, ना इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन C पर माइनस है, ये तो इलेक्ट्रॉन धनी है, धनी है तो इसकी इच्छा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये तो हमेशा अस्थायी रहेगा और ये स्थायी। इसी प्रकार से यहां पर फिर हम माइनस की बात करें, एक कार्बन है जिस पर माइनस कम है, एक कार्बन जिस पर माइनस ज्यादा है, और एक कार्बन जिस पर माइनस और ज्यादा है। अब बताइए इन तीनों कार्बन में कौन सा कार्बन ज्यादा स्थायी होगा? फिर से बात वही, जिस पर माइनस की वैल्यू कम है वही ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? जितना ज्यादा माइनस ज्यादा है, जितना ज्यादा माइनस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उतना ही कार्बन अस्थायी भी होगा। तो इनमें भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। तो यहां पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, हर जगह ये निष्कर्ष लागू होगा। क्या? धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, जितना चार्ज कम होगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, जितना चार्ज कम होगा उतना ही वो परमाणु अधिक स्थायी होगा। ये हमेशा याद रखो, और ये हर एक तरह के परमाणु में है। जैसे हमने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर माइनस है और एक नाइट्रोजन है इस पर माइनस की वैल्यू और ज्यादा है। अब बताइए कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा स्थायी होगा? तो सीधी सी बात, जिस पर चार्ज कम है वो ज्यादा स्थायी होगा। तो कहने का मतलब तत्व कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कैसा भी तत्व हो, चार्ज या आवेश जितना कम होगा उतना ही वो अधिक स्थायी होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी तक ही चलेगा जब तक तत्व एक ही प्रकार का हो।
मतलब यहाँ कार्बन तो यहाँ पर भी कार्बन, तो यहाँ पर भी कार्बन, मतलब तत्व एक समान होना चाहिए। अगर एक समान तत्व है तो ही हम कहेंगे कि आवेश जितना कम उतना ही स्थायित्व उसका ज्यादा होगा। लेकिन मान लो तत्व अलग अलग हो, एक कार्बन हो, एक नाइट्रोजन हो, एक ऑक्सीजन हो, उसको फिर हम इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। उसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आगे जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखो एक समान तत्व है तो उस पर आवेश जितना कम होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, जितना आवेश कम होगा उतना ही वो अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर से हम लोग यहां पर आ जाए। तो सी पे चार्ज प्लस है, ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो जो यहाँ पर समूह है, जी का मतलब ग्रुप, तो ये समूह है, इस समूह कैसा होना चाहिए, ये समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। और देने वाले का मतलब कैसा हो, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करे। आई बात समझ में। तो यहां पर अब हमने लिखा स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस। सी प्लस का मतलब क्या हुआ, कार्बोकेटाइन। तो याद रखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्लस आई के। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, बट व्युत्क्रमानुपाती होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई के। याद रखो, तो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कार्बोकेटाइन को स्थायी करेंगे और माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कार्बोकेटाइन को अस्थायी करेंगे। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से अब यहां पर देखो सी न्यूट्रल, मतलब सी ये कार्बन मुक्त मूलक है। और हमने पढ़ा भी था कार्बन मुक्त मूलक भी कैसा कार्बन है, ये भी इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। न्यून क्यों होता है, सीधी सी बात, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 लिखाया था मैंने शुरू में, ये 7 है, मतलब अष्टक तो इसका भी अपूर्ण है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जी है, ये जी भी कैसा, ग्रुप कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहां पर भी हम सेम यही लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ सी डॉट। सी डॉट का मतलब कार्बन मुक्त मूलक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव, बट उसके बाद क्या लिखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव। तो जो रिलेशन यहाँ पर कार्बोकेटाइन में है वही रिलेशन कार्बन मुक्त मूलक में भी होगा, बिकॉज ये भी का सी प्लस भी क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, और सी डॉट भी क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो दोनों को ही ज्यादा स्थायी कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, मतलब प्लस आई, और यहां पर भी प्लस आई। चलिए और आगे बढ़े, फिर से देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कार्बन की। नेगेटिव चार्ज कार्बन का मतलब क्या हुआ, कार्ब एनायन। तो यहां पर इसके पास में क्या उपस्थित है, लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन धनी है। तो इलेक्ट्रॉन धनी है तो इस कार्बन की प्रवृत्ति क्या होगी, क्या प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन देने की। भाई किसी के पास कोई चीज अधिक मात्रा में है तो वो क्या चाहेगा, देना चाहेगा। तो यहां पर ये कार्बन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो ये जो समूह है, ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए। तो अगर ये खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा, घनत्व कम करेगा तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। तो यहां पर हमने लिखा स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस। सी माइनस का मतलब क्या हुआ, कार्ब एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, तो इन दोनों का तो सेम रिलेशन होगा, लेकिन कार्ब एनायन का जो रिलेशन है वो इन दोनों से उल्टा होगा, ये हमें याद रखना है। लेकिन ये हम तभी बात करेंगे जब हम इसके अंदर सिर्फ प्रेरणिक प्रभाव की ही बात करें। अगर मान लीजिए मध्यवर्तियों में रेजोनेंस हो रहा हो या अति संयुग्मन हो रहा हो तो फिर कुछ और बात हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, ये हुआ मध्यवर्तियों का स्थायित्व। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर ले सकते हैं, देखो कैसे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, ये हमने लिखा CH3 प्लस
एक एग्जांपल और लिखा CH2 CH3 प्लस इसके बाद CH3 CH3 प्लस और एक और लिखा CH3 CH यहां पर भी है CH3 प्लस ये लिखा, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के कार्बोकेटाइन। चलो पहले हम इसकी नेमिंग की बात कर ले। देखो यहां पर ये C इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, तो ये कार्बन कैसा हुआ, ये हुआ 1 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन से दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन कैसा हुआ, द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला जो कार्बन है इसे 3 तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 तरफ कार्बन, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जब कभी भी किसी भी स्पीशीज में इस प्रकार के कार्बोकेटाइन वगैरह हो तो हमें उनका डिग्री भी निकालना आना चाहिए। अब बताइए, अच्छा ये वाला कार्बन ये किस डिग्री का होगा बताइए। इस कार्बन से तो कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो याद रखो जिस किसी कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है उसको भी हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री ही बोलते हैं, याद रखो। अब इनके नाम की बात करें तो ये होता है मेथिल कार्बोकेटाइन, ये होता है एथिल कार्बोकेटाइन, ये वाला आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, और ये होगा टर्शरी ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों बोला, 1 2 3 4 कार्बन का मतलब ब्यूटिल, और ब्यूटिल में प्लस चार्ज किस कार्बन पर है, 3 डिग्री कार्बन पर है, इसलिए इसको कहा जाएगा 3 डिग्री ब्यूटिल। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब मुझे बताइए, हमें बताना है इसमें से इनमें कौन ज्यादा स्थायित्व है या इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा। तो देखो C पे चार्ज प्लस है और इस वाले कार्बन से तो कोई भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस पर जो प्लस जितना है उतना ही रहेगा। यहां पर आए, अब इसमें देखो इस CH2 प्लस पर CH3 जुड़ा है, CH3 का प्रभाव क्या होता है, प्लस आई या माइनस आई, ये भी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले। तो CH3 का प्रभाव होता है कौन सा, प्लस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा। तो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन हुआ, ये हुआ। अब इसको इससे कंपेयर करें तो इस वाले CH3 से इधर CH प्लस से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है। ये CH3 का इफेक्ट कौन सा, प्लस आई। इधर भी ये CH3 इसका भी प्रभाव कौन सा, प्लस आई। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा, इसके कारण इस पे चार्ज क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर डेल नेगेटिव आया, तो ऑलरेडी चार्ज इस पर क्या है, प्लस, और प्लस वाले पर विपरीत आवेश आ रहा है, तो ये माइनस की वैल्यू क्या करेगा, इस पर प्लस की वैल्यू को कम करेगा, और प्लस की वैल्यू कम होगी तो अधिकतर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से ये CH3 है, इसका भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके कारण इस पर भी चार्ज क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। तो दोनों डेल नेगेटिव इस प्लस की वैल्यू को कम कर देंगे, और प्लस की वैल्यू कम होगी तो स्थायित्व डेफिनेटली बढ़ेगा। यहां पे आओ, इस कार्बन से ये समूह तीनों समूह जुड़े हुए हैं, इसका भी कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई। तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस की वैल्यू को कम करेंगे, और प्लस की वैल्यू कम करेंगे तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये सबसे ज्यादा
ये कम, ये उससे भी कम और ये सबसे कम स्थायी होगा। तो याद रखो इन सभी का ओवरऑल जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, देखो इसको हम लिख सकते हैं CH3 प्लस सबसे कम, उससे ज्यादा। फिर अब इसको हमने 1 डिग्री नहीं लिखा है, होता तो ये भी 1 डिग्री है, बट याद करने के लिए हमने इसको CH3 लिख लिया। उसके बाद ये वाला 1 डिग्री ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा होगा और फिर सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। कभी भी तुमसे कहा जाए कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मेथिल समूह। ठीक है, चलो इसी के अलावा कुछ एग्जांपल्स और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो इस बेस पर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। यहाँ पर कौन सा वाला? देखो C सिंगल बॉन्ड C, ये लिखा C प्लस, इसी के अलावा एक यहाँ पर लिखा C प्लस और एक और हमने लिखा यहाँ पर ये C प्लस। अब बताइए अब इनमें कौन ज्यादा स्थायी होगा? तो पहले क्या करें, कार्बोकैटायन है तो डिग्री निकाल लें। तो डिग्री कैसे निकालेंगे? ये वाला कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है। इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये कौन सा? 3 डिग्री है। तो जितने ज्यादा कार्बन जुड़ेंगे इनका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा और प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा तो वो इस प्लस की वैल्यू को भी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ाएंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेबल कौन? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, तो ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ, उससे कम ये और सबसे कम ये होगा। ठीक है, और देखो और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नंबर 3 यहां पर ये हमने लिखा, अब कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। देखो आपको इस तरह से भी आंसर बनाना आना चाहिए। इस वाले C पर दे रखा है प्लस, यहाँ दे रखा है प्लस और एक यहाँ पर दे रखा है प्लस। अब बताइए, अब पहले बताइए क्या आप इसको डिग्री से निकाल सकते हो क्या? बताइए इसमें डिग्री क्या होगा? कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री होगा? तो ये होगा यहाँ पे कौन है? कार्बन। इस कार्बन से बस एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हुआ? ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये वाला 2 डिग्री, दोनों तरफ कार्बन है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री कार्बन है। तो तीनों में से बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो डेफिनेटली 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल। याद रखो, ठीक है, ये हुआ कार्बोकैटायन। ओके, अब जरा हम कार्बन मुक्त मूलक की बात कर लें। मान लीजिए हमें ये दे रखा है CH3 डॉट CH3 CH2 डॉट CH3 डॉट और एक उसके बाद CH3 डॉट। अब बताइए, अब इसमें बताना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ठीक से देखो, ये तो CH3 डॉट है, ये वाला कौन सा है? इसको हमने कहा 1 डिग्री, इसको कहा 2 डिग्री और इसको कहा 3 डिग्री। तो अब इसमें भी कैसे? C डॉट है, कार्बन मुक्त मूलक है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून है तो यहां पर इस CH3 का भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई और इसका भी, तीनों का प्लस आई। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर ये 2 डिग्री, सिर्फ 2 मैथिल है, 2 ही मैथिल इलेक्ट्रॉन देंगे तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम और ये उससे कम और ये उससे भी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका भी अगर हम इस प्रकार से ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर हो जाएगा CH3 डॉट सबसे कम स्थायी, उससे ज्यादा CH3 CH2 डॉट ज्यादा, या इसको चलो हम ऐसे लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? इससे ज्यादा 1 डिग्री मुक्त मूलक, उससे ज्यादा 2 डिग्री मुक्त मूलक
और सबसे ज्यादा कौन होगा? 3 डिग्री मुक्त मूलक। तो याद रखो ये हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा कौन? 3 डिग्री। तो मुक्त मूलक में भी सबसे ज्यादा कौन होगा? 3 डिग्री ही होगा, ठीक है। और उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 और उससे कम मैथिल मुक्त मूलक, ठीक है। तो ये हुआ कार्बन मुक्त मूलकों का स्थायित्व का क्रम। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कार्बेनाइन की बात करें आप। देखिए नेक्स्ट, यहां पे फोर्थ के बाद फिफ्थ एग्जांपल हमने लिखा CH3 माइनस CH3 CH2 माइनस। इसके बाद नेक्स्ट बताइए क्या एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद लिखा CH3 माइनस और लास्ट में लिखा CH3 माइनस। अब C पे चार्ज हमने लिखा माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कार्ब एनायन। क्या हुआ? कार्ब एनायन। तो अब बताइए डिग्री वाइज बात करें तो ये वाला कार्ब एनायन कौन सा? 1 डिग्री। ये कौन सा? 2 डिग्री। ये कौन सा? 3 डिग्री। अब इसमें बताइए क्या आंसर होगा? तीनों कार्ब एनायन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बताइए। तो निकाल सकते हैं। यहां पर CH2 पे चार्ज क्या आ रहा है? माइनस चार्ज है। अब सोचिए CH2 से जुड़ा हुआ कौन? CH3 का प्रभाव क्या होता है? प्लस आई या माइनस आई है? बात करी थी हमने। तो CH3 का प्रभाव होता है प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो माइनस तो पहले से ही है, अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा? डेल नेगेटिव आएगा। सोचिए पहले से चार्ज नेगेटिव है, उस पर डेल नेगेटिव आया, तो दोनों क्या करेंगे? एक समान है, दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब इस कार्बन पर माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस पर माइनस की वैल्यू कम, इस पर माइनस की वैल्यू ज्यादा। तो क्या बोला था? जिस पे चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ में? अब इसको इससे कंपेयर करें तो इसमें CH3 इसका भी प्लस आई प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव, तो इस पर माइनस की वैल्यू और बढ़ेगी, तो स्थायित्व कम। और इसमें 3 डिग्री है, 3 मैथिल समूह है, तीनों मैथिल का प्लस आई प्रभाव। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पर माइनस की वैल्यू तो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ेगी तो स्थायित्व सबसे कम हो जाएगा। तो याद रखो इसमें और इसमें ये कम और ये ज्यादा स्थायी होगा। तो कार्बन आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हम क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा CH3 माइनस, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री कार्ब एनायन होगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 3 प्रकार के मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन, कार्बन मुक्त मूलक और कार्ब एनायन। तो इस कार्बोकेटाइन का और कार्बन मुक्त मूलक का ऑर्डर तो एक समान, लेकिन कार्ब एनायन का ऑर्डर विपरीत। इसमें 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ये ऑर्डर तब तक ही लागू होंगे जब तक अणु में सिर्फ और सिर्फ प्रेरणिक प्रभाव ही हो। ये याद रखना। अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस या अनुनाद वगैरह हो रहा होगा तो फिर वेरिएशन आएगा, फिर अंतर आ सकता है। क्योंकि अभी हमने रेजोनेंस की बात करी नहीं है, रेजोनेंस की बात तो अभी हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तब इन क्वेश्चंस को हम रेजोनेंस के आधार पर सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर इसका। और एग्जांपल्स में ले सकता हूं। यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा नंबर 6 में हमने बोला यहां पर CH3O माइनस, CH3 CH2O माइनस, देन आइसोप्रोपोक्साइड और एक ये दे रखा हो। अब बताइए, अभी हमने C माइनस लिया था, अब हमने लिया है एल्कोक्साइड आयन। इनको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। O पर चार्ज
माइनस है तो होता है ऑक्साइड। अब बताइए O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस सभी में ऑक्सीजन है, एक समान है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज़ कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो बताइए कैसे करेंगे इसको। तो यहां पर देखो इस केस में ऊपर सभी में ऊपर माइनस है, बस ये देखना है ये CH3 का इफेक्ट कौन सा प्लस आई, इथाइल का इफेक्ट प्लस आई, आइसोप्रोपाइल का इफेक्ट प्लस आई और टर्सरी ब्यूटाइल का इफेक्ट भी प्लस आई। सभी के सभी इफेक्ट को क्या शो करेंगे, सभी एल्किल समूह क्या इफेक्ट शो करेंगे प्लस आई शो करेंगे। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस की वैल्यू को और बढ़ाएंगे। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति किसकी होगी, 3 डिग्री एल्काइल की। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस O पर माइनस की वैल्यू भी सबसे ज्यादा बढ़ेगी और सबसे ज्यादा बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा तो स्थायित्व कम हो जाएगा। तो याद रखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है ABCD, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। और एग्जांपल ले सकते हैं। देखो यहां पर हमें दे रखा है, अब यहां पर मैं O नेगेटिव ले लूं या C नेगेटिव ले लूं या N नेगेटिव ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने और एग्जांपल इसके अलावा ये ले सकते हैं। मान लीजिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर O पे चार्ज लिया माइनस और यहां पे लिखा NO2। ठीक है, इसी प्रकार से ये कार्बन चिन्ह, अब यहां पे लिखा NO2 और एक इसी प्रकार से एक कार्बन चिन्ह और यहां पे लिखा NO2। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल है। एक एग्जांपल आपको ये दे रखा O नेगेटिव, यहां पे दे रखा है NO2, ये O माइनस है, O माइनस यहां पर CN दे रखा है, O माइनस यहां पर दे रखा है आपको फ्लोरीन। अब ये 7th और 8th नंबर के जो एग्जांपल्स हैं ये आपको सोल्व कर रहे हैं। बताइए कैसे सोल्व करेंगे। चलिए पहले इसके पहले ये सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं। देखो सभी में क्या सेम है, O माइनस O माइनस O माइनस तीनों में सेम है, बिल्कुल बराबर। फर्क किसका है, यहां नाइट्रो है, यहां साइनो है और यहां पर फ्लोरीन है। अब हमें ये जो समूह है इन समूहों का हमें आई इफेक्ट पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आपको याद होगा मैंने तुम्हें लिखाया था प्लस आई और माइनस आई प्रभाव लिखाया था, तो उसमें से देख के बताइए नाइट्रो का इफेक्ट कौन सा होता है। लिखा रखा है नाइट्रो का इफेक्ट होता है माइनस आई, CN का भी माइनस आई, फ्लोरीन का भी माइनस आई। अब बताइए तीनों में से माइनस आई किसका ज्यादा होता है। तो आपको याद होगा सबसे ज्यादा माइनस आई NO2 का होता है। तो यहां पर O पे चार्ज माइनस है और NO2 का माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा। तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींच लेगा तो इस पर माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी और माइनस की वैल्यू कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। CN का माइनस आई प्रभाव थोड़ा कम स्टेबल होगा और फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव सबसे कम होगा इन तीनों में, तो सबसे कम खींचेगा तो ओवर माइनस की वैल्यू कुछ अभी भी बनी रहेगी। तो तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन हुआ, ABC। आया समझ में। चलो अब 7th की बात करें। तो 7th में देखो इस मॉलिक्यूल में क्या सेम है और किस चीज का फर्क है। कार्बन यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां भी नाइट्रो, किस चीज का फर्क है। तो फर्क साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन माइनस से O माइनस से NO2 की दूरी का फर्क है, यहां नाइट्रो की दूरी कम, यहां नाइट्रो की दूरी ज्यादा, यहां नाइट्रो की दूरी और ज्यादा है। और हमको पता है प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, जितनी दूरी बढ़ेगी
जितनी दूरी बढ़ेगी बेंडिंग प्रभाव कम हो जाएगा, पता है ये। तो यहाँ पर NO2 का इफेक्ट होता क्या है सबको पता होगा, माइनस आई प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव? माइनस आई प्रभाव। तो दूरी कम होगी तो माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा, और माइनस आई प्रभाव ज्यादा हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा खींचेगा भी, नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ऊपर माइनस की वैल्यू को कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा A, उससे कम B और सबसे कम C यहां पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी को की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। चलो ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और कभी सोल्व। ये देखिए नेक्स्ट 8 एग्जाम्पल के बाद एग्जांपल नंबर 9, यहां पर हमें दे रखा है CH2 माइनस, यहां लिखा हुआ है Cl, इसके बाद CH2 माइनस Cl, इसी के बाद Cl एंड CH2 माइनस। ठीक है यार, एक चीज मैं आपको और बता सकता हूं, इसमें याद करने का तरीका देखो कैसे। इतने एग्जाम्पल हमने सोल्व करे हैं, एक ट्रिक और समझो। मान लीजिए कोई स्पीशीज है, उस स्पीशीज में कई सारे एटम हैं, जैसे मान लीजिए PQRS, और S पे चार्ज दे रखा है माइनस, S पे चार्ज दे रखा है माइनस। अच्छा, इसी के अलावा EFGH, H पे चार्ज दे रखा है माइनस। एक स्पीशीज ये है जिसमें कई सारे एटम है और S पे चार्ज दे रखा है माइनस। EFGH अलग अलग परमाणु हैं और S पे चार्ज दे रखा है माइनस, तो ये भी एनायन, ये भी एनायन। अब हमसे कहा जा रहा है बताइए ये ज्यादा स्थायी या ये ज्यादा स्थायी। याद रखना, जिन पे चार्ज दे रखा है पहले उनको देखो। यहां पे चार्ज दे रखा है S पर, यहां चार्ज दे रखा है H पर, क्या दोनों परमाणु अलग अलग हैं? नहीं है, सॉरी, दोनों परमाणु अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग है, ये S है और ये H है। तो इस केस में इनके स्थायित्व का आंसर S से और H से ही निकलेगा, इनका कोई रोल नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। मान लीजिए ये परमाणु भी S ही होता, अब ये भी S माइनस, ये भी H माइनस, दोनों परमाणु एक समान। अब आंसर इससे नहीं आएगा, अब आंसर किससे आएगा? अब आंसर निकलेगा R से और G से, ये अलग अलग है, इनका कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर ये R भी, मान लीजिए ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो अब आंसर Q से और F से आएगा, और अगर ये दोनों भी सेम हुआ तो फिर आंसर P और E से आएगा, और अगर P और E भी सेम हुआ तो दोनों स्पीशीज सेम हो गई, फिर तो हम कंपेयर भी नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो इस केस में C माइनस C माइनस C माइनस, तीनों में C माइनस बराबर है। आगे चले, आगे कौन आया? कार्बन, कार्बन, कार्बन। किस चीज का फर्क आ रहा है? क्लोरीन का। तो यहां एक क्लोरीन, यहां दो क्लोरीन और यहां पर 3 क्लोरीन है। अब आंसर यहां पर किससे निकालेंगे? तीनों क्लोरीन से। अब क्लोरीन का प्रभाव देखना पड़ेगा कि क्लोरीन का प्रभाव होता क्या है, प्लस आई होता है या माइनस आई होता है। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि क्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई होता है। तो बताइए यहां पर ये क्लोरीन है, इसका एक माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, ये अकेला खींचेगा, और यहां पर तीनों क्लोरीन माइनस आई और माइनस आई, ये भी तीनों के तीनों खींचेंगे। तो बताइए किसमें कार्बन पर माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी? सबसे कम किसमें रहेगी? इसमें कम रहेगी। तीनों के तीनों क्लोरीन खींचेंगे तो माइनस की वैल्यू बहुत कम, और जितना चार्ज कम होगा स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो मोस्ट स्टेबल कौन? CBA। इस प्रकार से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो थ्योरी हमने यहाँ पर मैंने तुमको बताई है ये वाली, इस पर बेस तुमको और क्वेश्चन देता हूं। पर हाँ, उसके पहले एक और टॉपिक बड़ा अच्छा तुमको मैं बताता हूं। यहाँ पर देखो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, जैसे ये हमने लिया, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए
एक स्पीशीज हमने यहां पर ऐसी बनाई, ये लिया, ठीक है। पहले तो बताइए ये होते क्या है, ये कौन से यौगिक है? सबको पता होगा तुम्हें, ये इनको बोलते हैं बाइसाइक्लो यौगिक, बाइसाइक्लो यौगिक। और ये जो बाइसाइक्लो यौगिक का ये जो कार्बन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज हेड कार्बन। ये हुआ, ठीक है, ये सब के सब ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। इसमें इस वाले सी पे चार्ज प्लस दे रखा है, इसमें इस 2 डिग्री कार्बन पे चार्ज प्लस दे रखा है, और इसमें इस 3 डिग्री कार्बन पे चार्ज प्लस दे रखा है। अब ये तीनों स्पीशीज में हमको बताना है कि मोर स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो बताइए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बोला था हमने अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम कौन? 1 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा? 3 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। याद रखो। एक एग्जांपल और देखो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट। देखो फिर से हमने यही बाइसाइक्लो कंपाउंड बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया। ओके, ये प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज और इस पे भी प्लस चार्ज। अब बताइए, पहले डिग्री निकालना है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन? 1 डिग्री। ये कौन सा? 2 डिग्री। और ये कौन सा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलो ठीक है, अब बताइए एज पर द डेफिनेशन कौन स्टेबल होना चाहिए? डेफिनेटली 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री सबसे कम। तो आंसर होना क्या चाहिए था इसका? ए बी सी, ये आंसर होना चाहिए। बट याद रखो इसका ये आंसर नहीं होता है, इसका आंसर होता है सी ए बी। ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है। जिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट हकीकत में ये सबसे कम स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? इसको हम कहते हैं ब्रेड्स रूल। याद रखना, मैं लिख रहा हूं यहां पर BREDS, ब्रेड्स रूल या फिर ब्रेड्स का नियम। इसको याद रखना क्या होता है ये। इसको मैं लिखा सकता हूं, आप लिख सकते हैं, इसको लिखिए आप। देखो आप लिखेंगे, स्टार्ट करिए। ब्रेड्स रूल का मतलब है स्पायरो यौगिक में ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता, यह अत्यंत अस्थायी होता है, इसे ब्रेड्स का नियम कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो, बाइसाइक्लो यौगिकों में ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता, यह अत्यंत अस्थायी होता है, इसे ब्रेड्स का नियम कहते हैं। तो यहां पर देखो, हमने कहा था कि C पे चार्ज, कार्बन पे चार्ज अगर प्लस होता है तो कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2 होता है। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर इस C पे चार्ज प्लस है तो ये sp2 है, यहां पर इस C पे चार्ज प्लस है तो ये भी sp2 है, यहां पर इस C पे चार्ज प्लस है तो ये भी sp2 है। लेकिन ये कार्बन बेसिकली है क्या? ये कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन। और अभी हमने कहा ब्रेड्स के नियम के आधार पे क्या है कि ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता है, ये अत्यंत अस्थायी होता है। तो इसलिए ये प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा ब्रेड्स रूल के कारण, ये याद रखना। अब ऐसा क्या है? अब ये बड़ी अजीब सी बात है, ब्रेड्स ने बोल दिया तो हमने मान लिया। क्यों माने हम? क्या ऐसा होता है कि ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता? तो देखो उसमें होता क्या है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि मान लीजिए ये देखो C पे चार्ज प्लस है तो C के पास बॉन्ड कितने हैं? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 कार्बन हैं।
तो 3 कार्बन से ज्योमेट्री क्या बनती है? ये मान लीजिए 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से ज्योमेट्री क्या बन रही है? प्लेनर हो सकता है। तो अगर कार्बन का संकरण sp2 है, sp2 अगर संकरण है तो ज्यामिति क्या बननी चाहिए? समतलीय, पिरामिडल, या हम यूं कहें, सॉरी, त्रिभुजीय समतलीय होना चाहिए, त्रिभुजीय समतलीय होना चाहिए अगर sp2 संकरण है तो। लेकिन बाईसाइक्लो यौगिकों में इस कार्बन के अबाउट इस प्रकार की ज्योमेट्री नहीं बन पाती है, ये एंगुलर ज्योमेट्री होती है, इस कारण से इस पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। आई बात समझ में? तो ब्रेड्स का नियम क्या बोलता है? ब्रेड्स का नियम बोलता है, पहली बात तो ब्रेड्स का नियम लगता किस प्रकार के यौगिकों में है? सिर्फ और सिर्फ बाईसाइक्लो यौगिकों में, बस, और किसी में नहीं लगता है। तो क्या नियम था? एक बार फिर से देखिएगा। ब्रेड्स के नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाईसाइक्लो यौगिकों में ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता जब तक कि किसी एक रिंग में कम से कम 8 कार्बन परमाणु न आ जाए। जब तक कि किसी एक रिंग में 8 कार्बन परमाणु न आ जाए, ये है। तो देखो क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर इस वाले में देखो ब्रिज हेड, ये वाला कार्बन ब्रिज हेड कैसा यौगिक? बाईसाइक्लो का मतलब 2 साइकिल, तो दोनों साइकिल में रिंग का साइज निकालो। देखो रिंग का साइज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये एक रिंग हुई, 1 2 3 4 5। इस वाले रिंग में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, दोनों तरफ 5-5 कार्बन है। तो दोनों तरफ अगर 5-5 कार्बन है तो इसमें तो ब्रेड्स का नियम लगेगा, मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, अब इसको समझना। 12th नंबर, जैसे ये हमने लिखा, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। अब इसको समझना। 12th नंबर, जैसे ये हमने लिखा, ये हमने एक यौगिक बनाया, यहां पे लिखा प्लस चार्ज। इसी प्रकार से एक यौगिक ये बना सकते हैं, यहां पे लिखा प्लस चार्ज। अब देखो, अब इसमें हमें ब्रेड्स का नियम लगाना है। तो यहां पर देखो ये वाला कार्बन, पहली बात तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड और ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड, दोनों बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन और ये कार्बन भी ब्रिज हेड कार्बन है। इसमें प्लस चार्ज यहां पर है, ये कौन सा हुआ? ये 2 डिग्री हुआ। और ये प्लस चार्ज यहां पर है, ये ब्रिज हेड कार्बन, इस पर प्लस चार्ज है। ठीक है। अब देखो इस केस में यहां पर पहले हम रिंग साइज की बात करें। किसकी बात करें? रिंग साइज। रिंग साइज यहां पर क्या है? देखो इस केस में अगर हम गिने तो इधर रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और इस वाली रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन की रिंग है। जबकि ब्रेड्स का नियम क्या कहता है? अगर एक रिंग में 8 कार्बन से कम है तो ब्रेड्स का नियम लगेगा, लेकिन 8 या 8 से ज्यादा कार्बन के रिंग है तो ब्रेड्स का नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम ब्रेड्स के नियम की बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहां पर ये क्या हुआ? ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो ब्रेड्स का नियम क्या कहता है? 8 कार्बन से कम, अगर 8 कार्बन से कम कार्बन की रिंग है तो ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, लेकिन 8 या 8 कार्बन से ज्यादा की रिंग है
तो फिर ब्रेड्स के नियम की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज और होता है ब्रेड्स के नियम का, एक और क्राइटेरिया क्या, अगर किसी बाइसाइक्लिक कंपाउंड में 0 कार्बन का ब्रिज है, 0 कार्बन का ब्रिज है, तो भी ब्रेड्स का नियम लागू नहीं होता है। देखो कैसे, ये एग्जांपल लिया, एक ये लेते हैं, एक ये लिखा, यहां पे प्लस और एक यहां पे प्लस। अब बताइए, अब इस केस में देखो, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये भी ब्रिज हेड कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, 0 कार्बन है, और यहां पर भी 0 कार्बन है। तो अगर किसी बाइसाइक्लिक यौगिक में 0 कार्बन ब्रिज उपस्थित है तो ब्रेड्स के नियम की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कौन सा कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ। और देखिए, एक एग्जांपल आपको ये दे रखा हो, CH2O माइनस F, CH2O माइनस Cl, CH2O माइनस Br, ये हमें NN दे रखा है। अब इसमें हमें बताना है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो बस सिंपल सी बात है, O माइनस O माइनस O माइनस सेम, कार्बन 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 ये भी सेम, तो अंतर किसका आया, इसका। यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, तो बस अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई या माइनस आई, अब हमको ये बताना है। तो हमको पता है सबसे ज्यादा प्लस आई फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा ये खींचेगा, ये कम खींचेगा, ये और भी कम खींचेगा, तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। बस इस आधार पर हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़े से और अलग प्रकार के एग्जाम्पल हम यहां पर ले सकते हैं। देखो कैसे, अभी मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट कहा था, जरा उसको एक बार हम फिर से देखें। क्या था, मैंने तुमसे कहा था PQRS, एस पे चार्ज माइनस, EFGH, एच पे चार्ज माइनस, ऐसा मैंने कुछ कहा था। मैंने कहा था अगर ये दोनों परमाणु अलग अलग हैं, तो इनकी विद्युत ऋणताएं अलग अलग होंगी, या इनके साइज भी अलग अलग होगी, कुछ भी अलग हो सकता है। तो आंसर हम इन्हीं के आधार पर निकालेंगे, एस और एच के आधार पर। इनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा। ये दोनों सेम हो जाए, ये मैंने भी बताया भी था आपको, ये दोनों सेम हो जाए, अब आंसर किससे आएगा, अब आंसर आर से और जी से आएगा। ये दोनों भी सेम हो जाए तो फिर आंसर इससे आएगा, और अगर ये भी सेम हो गए तो फिर आंसर इससे आएगा। आई बात समझ, इस प्रकार से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिया, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस NF माइनस, ये है। अब बताना ये अलग अलग आयन, ये अलग अलग आयन, अब बताना है कि इसमें कौन स्टेबल ज्यादा, कौन स्टेबल कम। तो यहां पर देखो किस चीज का फर्क है, जिस पर माइनस, यहां पर C पर माइनस है, यहां पर N पर माइनस, यहां पर O पर माइनस, यहां पर F पर माइनस। जिस परमाणु पर माइनस है वो अलग अलग है। अब अगर वही अलग अलग हैं तो अब हम इसको प्रेरणिक प्रभाव से सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आप लोगों को आवर्त सारणी आती होगी, क्या होती है आवर्त सारणी बताइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन के बाद ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसके नीचे Se, इसके नीचे Te, यहाँ पर फास्फोरस, ये कुछ हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाए। अब देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, एक ही पीरियड के एलिमेंट, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक वर्ग के एलिमेंट। इससे सॉल्व करेंगे अब। तो देखो दे रखा है C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस, तो बताइए CNOF किसको
बिलोंग करते हैं, आवर्त को या ग्रुप को? आवर्त को। अच्छा, एक ही आवर्त के हैं और एक ही आवर्त में सबका जो साइज होता है, अगर हम कार्बन से लेकर फ्लोरीन तक चले हैं तो इनका साइज क्या होगा? लगभग समान होता है, लगभग समान, लेकिन विद्युत ऋणता में अंतर होता है। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, नाइट्रोजन की कम और कार्बन की सबसे कम। तो याद रखो, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा उस पर माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आई बात समझ में? तो यहां पर C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस में मोस्ट स्टेबल कौन? F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल, O माइनस कम, N माइनस और भी कम और C माइनस और भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा उस पर माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर CH3 प्लस कर दे, NH2 प्लस कर दे, OH प्लस कर दे और F प्लस कर दे, अब हमने ये करा, अब हमने माइनस के लिए क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो अब उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। तो जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है उस पर प्लस चार्ज हाईली हाईली अनस्टेबल होगा। ऐसा क्यों? अब इसी को समझना है। विद्युत ऋणता अगर ज्यादा है तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल, लेकिन प्लस चार्ज अनस्टेबल। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो, ये हमने लिखा O, ये लिखा F। ऑक्सीजन के मुकाबले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेगा, ना कि इलेक्ट्रॉनों को देने की। इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इसकी नेचर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेने की। लेने का मतलब माइनस चार्ज, देने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दे दिया गया हो, और माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ले लिया गया हो। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इसलिए इस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा। ये याद रखना है, ठीक है? इसी प्रकार से और देखो 17 नंबर हमें ये दे रखा हो, अब ये देखो, चलो ऐसा एक एग्जांपल ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये देखो, इसमें बताना है तो अब देखो C माइनस C माइनस C माइनस, तीनों में C माइनस है, लेकिन एक फर्क है, ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। तो बॉन्डिंग बदल रही है। बॉन्डिंग बदलने से क्या होगा? संकरण बदलेगा। क्या संकरण होगा? पता है हमें, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो संकरण होता है sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो संकरण होगा sp2 और सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो तो संकरण होगा sp। ठीक है? और हमको ये भी पता है sp में s का कैरेक्टर कितना परसेंट? 50%। 50% एस कैरेक्टर, इसमें 33.4% एस कैरेक्टर, एक तिहाई, और इसमें एक चौथाई मतलब 25% एस कैरेक्टर। तो विद्युत ऋणता किस पर निर्भर करती है? एस कैरेक्टर पर। जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी? इस कार्बन की। तो जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा उस पर माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ में? तो इन तीनों में मोस्ट स्टेबल ए, उससे कम बी, उससे कम सी होगा। अब माइनस की जगह हमने प्लस चार्ज लगा दिया तो प्लस चार्ज में होते ही हाइब्रिडेशन तो वही। तो अब क्या करेंगे? किससे सोल्व करेंगे? विद्युत ऋणता से सोल्व करेंगे, ना कि प्रेरणिक प्रभाव से। प्रेरणिक प्रभाव से कब सोल्व करते हैं? जब परमाणु पर सेम चार्ज हो तो बाकी के ग्रुप का हम आई इफेक्ट कंसिडर करेंगे। लेकिन जिन पर चार्ज दे रखा है वही अगर एटम अलग अलग हो तो फिर हम प्रेरणिक प्रभाव से सोल्व नहीं करते हैं। तब हम किससे सोल्व करेंगे? विद्युत ऋणता से। तो ट्रिपल बॉन्ड सी, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी? इसकी। तो इस पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल,
तो तीनों में मोस्ट स्टेबल सी सबसे ज्यादा होगा, बी कम, ये और भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, f माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको बताइए कैसे सॉल्व करें। तो पहले क्या करें, पहले हमने देखा माइनस जिस पर है वो परमाणु एक समान या अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग है। तो बताइए आवर्त सारणी में कहां पर कैसे होंगे, तो आवर्त सारणी में ऐसे होंगे, कैसे, वर्ग में होंगे, एक ही वर्ग के होंगे। और अगर एक ही वर्ग के हैं तो डेफिनेटली इनका साइज अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा साइज, सबसे कम साइज फ्लोरीन की, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, सबसे ज्यादा आयोडीन। तो यहां पर देखो ये हमने लिखा, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां पर अब इनकी साइज अलग अलग है, विद्युत भी अलग अलग है। लेकिन अगर परमाणु एक वर्ग को, एक ही वर्ग को बिलोंग्स करते हो, एक ही वर्ग से संबंधित हो, तो फिर हम साइज के आधार पर उनका स्थायित्व को निकालते हैं। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा साइज किसकी, आयोडीन की। तो आयोडीन की साइज ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, आयतन भी ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है, ये सब पर माइनस चार्ज की हम बात करें, तो जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना कम होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना कम होता है, स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो इन सब में मोस्ट स्टेबल कौन होगा, आई माइनस, याद रखो। तो अगर आयन किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो अब हम विद्युत ऋणता के आधार पर नहीं निकालते हैं, तब हम उसकी साइज के आधार पर आंसर देते हैं। जिसकी साइज ज्यादा होगी चार्ज उसी पर ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। 19 के बाद नेक्स्ट 20 नंबर ऐसे में ले सकता हूं, यहां पे लिखा आर ओ माइनस, यहां लिखा आर एस माइनस, ये लिख दिया। अब इसमें मुझे बताना है कैसे आंसर दें, बताइए। तो यहां पर O माइनस, यहां पर S माइनस। अब बताइए O और S किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक वर्ग, एक वर्ग या एक आवर्त। तो देखो O माइनस S माइनस, ये O ये S किसको बिलोंग कर रहे हैं, वर्ग को। वर्ग का मतलब साइज से आंसर देंगे। तो बताइए O माइनस में और S माइनस में ज्यादा साइज किसका, S माइनस का साइज ज्यादा है, तो इस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखिए। ऐसे ही एक दो एग्जांपल हम और ले सकते हैं। यहां पर देखो 21, नेक्स्ट हमने लिखा NH2 माइनस, O माइनस के बाद SH माइनस के बाद हमने लिखा Cl माइनस। अब इसमें हमें कंपेयर करना है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला। तो इसमें बताइए मोस्ट स्टेबल कौन होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या क्या, N माइनस है, O माइनस है, S माइनस है, Cl माइनस है। अब ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो इसमें बताइए इसमें किसका साइज सबसे ज्यादा होगा, साइज की बात करें तो यहां पर N सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, द्वितीय आवर्त का, ये भी द्वितीय आवर्त, और ये तृतीय आवर्त, और ये भी तृतीय आवर्त। तो तृतीय आवर्त का मतलब इन दोनों की साइज इन दोनों से तो ज्यादा होगी। S और Cl ये रहा, S और Cl की साइज N और O से तो ज्यादा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि S और Cl का स्थायित्व इन दोनों से तो ज्यादा होगा। अच्छा, N और O में कैसे निकालेंगे, N और O में एक ही आवर्त के हैं, तो किस आधार पर निकालेंगे, विद्युत ऋणता के आधार पर। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा, तो O माइनस इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये दोनों तो ऐसे होंगे। अच्छा, S और Cl, तो S और Cl एक ही आवर्त के हैं, तो एक ही आवर्त के हैं तो किससे निकालेंगे, विद्युत ऋणता से। किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा, सल्फर की कम। तो S में और Cl में ये ज्यादा स्टेबल। अब इनमें और इनमें तो देखो ये तृतीय आवर्त के हैं, ये द्वितीय आवर्त के हैं, तो तृतीय आवर्त का स्थायित्व द्वितीय आवर्त से ज्यादा, तो ये ज्यादा, इसका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे
आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए। अच्छा, एक तो एग्जांपल हम और ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हमें ये दे रखा हो यहाँ पे ओ, यहाँ पर दे रखा है एंड सी पे माइनस, सी पर माइनस 23, यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीजन, यहाँ माइनस, और यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीजन, यहाँ माइनस। अब बताइए इन एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सोच के बताइए। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, कार्बन है। कार्बन में चार्ज माइनस, कार्बन में चार्ज माइनस, दोनों सेम, तो आंसर यहां से नहीं आएगा। आगे चले, CH2 CH2 ये भी सेम, नहीं आंसर निकाल सकते। आगे चले, यहाँ पे कौन आया N, यहाँ पे कौन आया O, तो O और N में O का माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है, तो माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। ज्यादा खींचेगा तो इस पर माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस प्रकार के एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, किस चीज का फर्क आ रहा है, डिफरेंस निकालो बस। C माइनस बराबर, कार्बन कार्बन बराबर, यहाँ O और यहाँ पे O, किस चीज का फर्क आया, ऑक्सीजन परमाणु दोनों में है, बस दूरी का फर्क है। तो ऑक्सीजन का इफेक्ट कौन सा लेंगे, माइनस आई, तो यहां पर इसका भी माइनस आई और इसका भी माइनस आई, दोनों का माइनस आई इफेक्ट है। अब किस चीज का फर्क आया, ऑक्सीजन की इस कार्बन से दूरी का फर्क आ रहा है, दूरी कम तो माइनस आई प्रभाव ज्यादा, और माइनस आई प्रभाव ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर या विद्युत ऋणता या उनके साइज के आधार पर आयनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ। चलिए, तो ये पार्ट था एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट का। तो आई इफेक्ट की एक एप्लीकेशन और है, वो है अम्लीय सामर्थ्य। तो देखो नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।